जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे टोटल 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 12 सर्वांग समता तथा समरूपता स्टार्ट होने वाला, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर दोस्तों हमारा है पहला। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर 12 का? सर्वांग समता सर्वांग समता तथा समरूपता समरूपता, कांग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 12 है। दोस्तों यदि अभी तक जितने वीडियो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में हमने प्रोवाइड कराए हैं सीरियल वाइज आप सभी वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज आपको सीरियल वाइज वहाँ से देखने को दोस्तों मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, हम आपको सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, यदि आप सभी भाई बंधु जितने भाई बंधु हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो सभी भाई बंधु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा तरीका दोस्तों ये नोटिफिकेशन प्राप्त करने का, आप सभी भाई बंधु हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन जैसे यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा फटाक से आपके पास पहुँच जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। सर्वांग समता क्या होती है और समरूपता क्या होती है। ठीक है, दो टॉपिक आपको, सर्वांग समता, ठीक है, कांग्रुएंसी क्या होती है तथा सिमिलरिटी क्या होता है, इन दोनों पे आज हम विधिवत से चर्चा करेंगे आज की क्लास में दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो पहले एक डाल लेते हैं सर्वांग समता और थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम विधिवत से आपको चर्चा करेंगे, फिर समझाएंगे, फिर एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। ठीक, सर्वांग समता पहले हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रुएंसी सर्वांग समता, थोड़ा इसमें लिख लीजिए दोस्तों, फिर आपको हम समझाते हैं। सर्वांग समता में थोड़ा लिख लीजिए, ऐसी साथ में लिखते चाहिए। चलिए, ऐसी दो आकृतियां जो आकृति तथा क्षेत्रफल में समान हो अर्थात दोनों आकृतियां एक दूसरे को, अर्थात लिख लीजिए, अभी समझाने, दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लें, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, तो ऐसी आकृतियों को सर्वांग समता कहते हैं। तो ऐसी आकृतियों को सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता कहते हैं, या तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, तो ऐसी आकृतियों को सर्वांग समता कहते हैं, या तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम होती कह सकते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। देखिए, हमें दो तरीके से आपको बता रहे हैं। क्या कहा? ऐसी दो आकृतियां जो आकृति
तथा क्षेत्रफल में समान हो, यानी कि उनकी आकृति जो बनाई जाए वो भी समान हो और उनके क्षेत्रफल जो इनका एरिया आता है वो भी समान हो तथा हो, अर्थात दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले। मतलब दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले। मान लेते हैं किसी सन में किसी एक सन में मान ले 2018 में कोई एक रुपये का सिक्का बनाया गया, 2018 में कोई 1 रुपये का सिक्का बनाया गया। तो 2018 में जो 1 रुपये का सिक्का बनाया गया है, मान ले तो उस टाइप के 1 रुपये के सिक्के बहुत सारे बनाए गए होंगे और उनका साइज भी एक रहा होगा। तो यदि हम एक सिक्का लेते हैं और दूसरे सिक्के पर रखते हैं तो उस पूरे सिक्कों को वो पूर्णतः क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। यानी कि एक सिक्का यदि दूसरे सिक्का पर रखें तो दूसरा सिक्का क्या छिप जाना चाहिए, या पहला सिक्का दूसरे पर रखे या दूसरा सिक्का पहले को रखे, वो पूर्णतः एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो वह आकृतियां हमारी क्या कहलाती है, सर्वांग तो ढक लें तो ऐसी आकृतियों को सर्वांग समता कहते हैं, या तो ऐसी आकृतियां हमारी क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। तो ऐसी आकृतियां क्या होती है हमारी, सर्वांग सम होती हैं। ध्यान समझिए कैसे, जैसे मान लेते हैं तो हमने सिक्के का उदाहरण ले लिया। मान लेते हैं 2 त्रिभुज हमारे पास हैं। एक त्रिभुज हमारे पास ए है, इसका नाम हमारा ए बी एंड सी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास, ध्यान से देखते रहिएगा भैया, ये है दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये है जिसका नाम पी क्यू और आर है। क्या है, पी क्यू और आर है। तो ध्यान से समझिए, ऐसी दो आकृतियां देख रहे हैं। जो आकृति देखिए, आकृति मतलब त्रिभुज ए भी है पहला और त्रिभुज ए भी है, ये दोनों कैसे हमारे त्रिभुज ही हैं। आकृति तथा क्षेत्रफल में समान हो। यदि हम इसका जो एरिया निकाल लें वो और इसका एरिया निकाल लें, दोनों के क्षेत्रफल आपस में समान है। पहली बात दोनों त्रिभुज हैं, तो पहली बात क्या, दोनों त्रिभुज, तो आकृतियां सेम हो गई। और इनका यदि दोनों का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालें वो भी हमारा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो दोनों जो आकृतियां होंगी एक दूसरे को पूर्णतया क्या लेती, ढक लेती। यदि हम ए बी सी को उठा के पी क्यू आर एस पे रखते हैं, पी क्यू आर पे रखें तो ये पूरी आकृति इसको क्या कर लेगी, ढक लेगी। जैसे मान लेते हैं ए बी हमारा, ध्यान समझिए, यदि ए बी हमारा मान लेते हैं ये ए बी जो हमारा है, ये ए बी जो हमारा है पी क्यू के बराबर है, एंड बी सी हमारा जो है क्यू आर के बराबर है, और ए सी जो हमारा है वो हमारा पी आर के बराबर है। नहीं समझे, मान लेते हैं ये यदि 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, यदि ये हमारा 3 सेंटीमीटर तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि ये हमारा कितना 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना, मान लीजिए ये हमारा कितना हमने कहा 2 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना 3 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना 3 सेंटीमीटर हो गया। और ये मान लेते हैं हमारा कितना होगा, ये भी मान लेते हैं कोई और नंबर दे देते हैं, कोई और 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर है हमारा, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए कहने का मतलब इस दो त्रिभुज में हम सर्वांग समता दिखाना चाहते हैं, त्रिभुज हमारा सर्वांग सम दिखाना चाहते हैं, तो त्रिभुज में क्या होना चाहिए, जैसे इस त्रिभुज में लिया तो इसकी क्या, ये भुजा संगत भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाएं, जैसे एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं के बराबर होती हैं, तो वह त्रिभुज हमारा कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। त्रिभुज में कई सारी कंडीशनें होती है सर्वांग समता की, ठीक है। त्रिभुज में कई सारी कंडीशनें होती किसकी, सर्वांग समता की, ठीक है। ये सर्वांग समता समझ पाए, यानी कि ये भुजा संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, ये भुजा ए बी किसके बराबर होना चाहिए, ध्यान समझिए, ए बी जो हमारी है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के, और बी सी बराबर हमारी किसके होनी चाहिए, क्यू आर के, और ए सी बराबर हमारा जो होना चाहिए कितना, पी आर के। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम का चिन्ह होता है 2 लाइनें खींच के ऊपर से ये डिजाइन बना देता है। ये त्रिभुज हमारे कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ पाए इतनी बात। जैसे दूसरी तरीका ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक ये मान लेते हैं एक हमारा वर्ग है, नाम इसका भी ए बी सी और डी, और दूसरा मान लेते हैं ये भी हमारा एक वर्ग बना रहे हैं, ये भी मान लेते हैं एक हमारा वर्ग है, इसका भी नाम कितना है, पी क्यू आर एस, ठीक है। क्या, पी क्यू आर एस। यदि ध्यान समझिए, यदि हमारा ए डी बराबर किसके हो जाए, अच्छा ये चूंकि क्या हमारा है, ये क्या हमारा है,
ये हमारा एक क्या है, वर्ग है। हमने देखा क्या बनाया है, ये वर्ग बनाया। तो यदि वर्ग, यदि ये भुजा इसके, यदि एक भुजा की बराबर, ये भुजा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, आपस में बराबर है कि नहीं बराबर। अब इसमें जब ये भी वर्ग है तो ये भी जो ये 2-2 सेंटीमीटर है, तो यदि ये भी वर्ग 2-2 सेंटीमीटर का, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा ये क्या सब 2-2 सेंटीमीटर, यानी कि यदि AD बराबर, जब 2-2 सेंटीमीटर का ये भी है, 2-2 सेंटीमीटर का ये भी, इसकी सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर की, इसकी भी सभी भुजाएं कितनी है, 2 सेंटीमीटर की। दोनों वर्ग की जो दो जो भुजाएं हैं, ABC की जो भुजा है वो कितनी, 2 सेंटीमीटर, चूंकि वर्ग है, स्क्वायर है, इसीलिए क्या सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। और ये PQRS इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, 2-2 सेंटीमीटर, तो इनकी संगत भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी। यानी कि क्या कहने का मतलब, AD बराबर किसके हो जाएगा, PS के, और BC बराबर किसके हो जाएगा, QR के, और AB बराबर किसके हो जाएगा, PQ के, और DS बराबर किसके हो जाएगा, SR के हो जाएगा। तो जब संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये जो दोनों वर्ग होंगे ये भी हमारे कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, सर्वांग सम होंगे। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। और दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा। तीसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। इससे मान लेते कोई आयत है, ये आयत है, ध्यान समझिए, ये समझ पाए, इसका मतलब समझ पाए, क्योंकि वर्ग था इसलिए हमने सब में इक्वल का साइन लगाए। अगला समझिए, जैसे कोई हमारा क्या है, हमारा आयत है, मान लेते हैं ABC और D, क्या है हमारा ABCD, हमारा क्या है, आयत है। दूसरा आयत इसी रूप में बनाते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा एक आयत है जिसका नाम हमारा है दोस्तों PQR और S, ये भी हमारा आयत है। अब ध्यान समझिए, यदि हमारी इसमें आपको पता है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। अब यहाँ यदि हमको सर्वांग समता दिखाना है तो AD हमारी जो है PS के बराबर होनी चाहिए, AD किसके बराबर है, PS के, और जो BC है वो RQ के बराबर होना चाहिए, सर्वांग समता यदि दिखानी है तो। और जो हमारा AB बराबर किसके होता है, TC के, तो इसमें भी जो AB है तो वही इसमें क्या होगा, PQ होना चाहिए, और जो DC है वही इसमें क्या, SR होना। कहने का मतलब है, नंबर से समझिए, यदि ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर की रेखा है, कौन से AB जो हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो PQ भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, और जब PQ 3 सेंटीमीटर है, चूंकि आयत इसलिए DC भी 3 सेंटीमीटर होगा, इसी प्रकार SR भी 3 सेंटीमीटर होगा। संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वो जो भी आकृति होती है, वह आकृति हमारी क्या कहती है, सर्वांग समता कहलाती है। कैसे कहलाती है, सर्वांग समता या सर्वांग सम आकृति कहलाती है। ध्यान से समझिए भैया। और दूसरी कंडीशन, यदि हम इस आयत को, क्या आयत कौन सा, ध्यान समझिए, आयत ABCD को उठाएं और हम क्या PQRS पे रख दें तो ये पूरा आयत इसको कवर कर लेगा, या आयत PQRS को उठा के यदि ABC पे रखते हैं तो ये पूरा आयत को ढक लेगा। सर्वांग समता का मतलब दोनों आकृतियां बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, और यदि किसी भी आकृति के क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो वो एक दूसरे को पूर्णतः क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। जैसे ये हथेली और ये हथेली आपस में देखिए एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ढक रही है। भाई यदि आप देख रहे हैं तो आपको सिर्फ आगे वाली हथेली दिख रही होगी, पीछे वाली नहीं दिख रही होगी ना, तो ये कैसी होगी, हमारी दोनों हथेलियां कैसी होगी, हमारी सर्वांग सम हो गई जाके, तो हमारी हथेलियां कैसी हो जाती है भैया, सर्वांग सम हो जाती है। इसी प्रकार समझ पाए, यदि हम त्रिभुज ABC को या PQRS को, यदि हम PQRS को ABC पे रखें तो ये क्या करेगा, ABC को पूरा कवर कर लेगा, या ABC को किस पे, PQRS पे रखते हैं तो ये भी इसको पूरा कवर कर लेगा। इसी प्रकार इसको यदि उठा के इस पे रखें तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा, मतलब ढक लेगा पूर्णतया, और यदि PQRS को ABCD पे रखते हैं तो ये भी पूर्णतः इस पर क्या कर लेगा, ढक लेगा। यानी कि सर्वांग समता होने के लिए दो जो आकृतियां हों वो क्या आकार में एक जैसी हों, और जब आकार में एक जैसी होंगी तो उनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे हमारे दोस्तों, बराबर हों। आकार में एक जैसी हो, क्षेत्रफल बराबर हो, तो जब आकार में एक जैसी क्षेत्रफल बराबर होंगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पूर्णतया ढक लेंगी, और जब वो एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगी तो वह हमारी जो भी दोनों आकृतियां होंगी वो दोनों आकृतियां भैया हमारी क्या कैसे कहलाएंगी, सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है, तो ये डिफिनेशन समझ गए हो, आई होप आप एग्जाम्पल भी समझ चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी अगला जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे चैप्टर नंबर 13, उसमें मैं त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता के बारे में चर्चा करती है, तो विधिवत से हम उसमें आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। और त्रिभुज की सर्वांग समता कौन कौन से, यहाँ तो हमने क्या भुजा के बारे में बता दिया। देखिए इसकी तीनों भुजाएं त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है, त्रिभुज हमने बता दिया सर्वांग सम। और भी कुछ कंडीशनें होती हैं कि कब कब त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा, तो चैप्टर नंबर 13 में आपको विधिवत से सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ आप सिर्फ आपको इतना समझना है कि त्रिभुज हमारे कब
सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज हो या कोई भी आकृति हो, हमारी सर्वांग सम कैसी होगी? एक आकृति सिंपल सा, कुछ नहीं आपको याद हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो यदि एक आकृति दूसरी आकृति को या दूसरी आकृति पहली आकृति को यदि पूर्णतः ढक लेते हैं, तो यानी कि दो आकृतियां हो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, पहली दूसरे को, दूसरी पहले को ढक लेती, तो वह आकृति हमारी कैसी कहलाएगी? सर्वांग सम कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसको रब कर दें। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है प्रश्न, कहने का मतलब क्या? समरूपता किसे कहते हैं? समरूपता, समरूपता की दोस्तों बात करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, जो भाई बंधु लिख रहे हैं, और यदि आपको वीडियो दोस्तों ये पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहें। ठीक है, ध्यान समझिए, रब करें। चलिए देखिए बात करते हैं समरूपता की दोस्तों। समरूपता की दोस्तों, इस चैप्टर में समरूपता से संबंधित आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और बढ़िया चैप्टर दोस्तों है और आसान चैप्टर है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। समरूपता क्या होती है, थोड़ा लिख लीजिए। सिमिलरिटी किसे कहते हैं? कब कोई आकृति सिमिलर होगी? देखिए देखिए समरूपता, ध्यान से देखिए, इसको लिखते हैं और आपसे क्या कहता है? ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो, ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो, क्या हो? जो रूप में समान हो, परंतु उनके आकार भिन्न हो, परंतु उनके आकार भिन्न हो, तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां दोस्तों कहते हैं। समझिए दोस्तों, आई होप आप साथ ही में लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो ऐसी आकृतियों दोस्तों क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। ध्यान समझिए, क्या? ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न हो, तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। कैसे? ध्यान समझिए, त्रिभुज में आपको समझा रहे हैं। त्रिभुज में आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, ए शर्त। त्रिभुज में एक आपने कंडीशन पढ़ी होगी, क्या? ए शर्त, कोण समरूपता। कोण समरूपता होती क्या है? लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, यदि किसी एक त्रिभुज के सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत सभी कोणों के बराबर होते हैं, तो वह त्रिभुज हमारे कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए हम लिखवा देते हैं, अभी समझाते हैं इसके बाद है। एक शर्त क्या होती है, अभी समझाते हैं। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग संगत कोणों के यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब सिमिलर होंगे। समरूप, ये उदाहरण मान लीजिए, आपका उदाहरण है कैसे समरूप होंगे। समरूप
होंगे। ध्यान से समझिए भैया, इस बात को समझिए। कहा यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो वो त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे? मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारा ये है ए बी एंड सी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये है, ये वाला पी क्यू और आर। ठीक है। कहा अब देखिए डिफिनेशन से देखिए, समरूपता की डिफिनेशन देखिए, ऐसी आकृतियां जो रूप में समान हो। रूप क्या? ये भी त्रिभुज ए बी सी, यदि हम सामान्य नजर से देखें तो हमको ए बी सी एंड पी क्यू आर दोनों कैसे दिख रहे हैं? त्रिभुज ही दिख रहे हैं। आप दोनों को त्रिभुज ही कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों को त्रिभुज ही कहेंगे। तो कहा ऐसी आकृतियां जो रूप में समान, रूप तो इनका दोनों का एक जैसा है, काहे का रूप है? त्रिभुज का हो, परंतु उनके आकार भिन्न हो। देखिए आकार एक का छोटा आकार का है, ए बी सी हमारा कैसा? छोटे आकार का है, और पी क्यू आर एस कितना है? एबीसी की अपेक्षा कैसा है? बड़ा है। एबीसी की तुलना में कैसा है? बड़ा है। तो आकार इनके भिन्न भिन्न हो गए, तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां कहते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, कहते तो है लेकिन बट यदि हमारा क्या ये एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, कोण ए कोण पी के बराबर हो, और कोण जो हमारा बी है वो क्यू के बराबर हो, एंड कोण जो हमारा सी भैया है वो हमारा किसके? आर के बराबर हो। ये आर के बराबर हो। डिजाइन समझ रहे हो हमारी? हमने एक बनाया यानी कि ये इसके बराबर, दो बनाया दो इसमें भी दो इसमें, यानी कि ये इसके बराबर, इसमें तीन बनाए तो ये तीन वाला तीन के बराबर हो। यदि ऐसा है तो ये दोनों हमारे कैसे होंगे? ये दोनों हमारे त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग समरूप होंगे, सिमिलरिटी होंगे, यानी दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे होंगे? हमारे सिमिलर त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर। लिखना चाहते हैं यदि ए, कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी सिमिलर का चिन्ह ये होता है, सर्वांग समता का चिन्ह हमने बताया था। त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर, ये कैसे त्रिभुज हमारे होंगे? सिमिलर त्रिभुज होंगे, क्योंकि इसमें क्या ए पी के बराबर है। देखिए ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, यहाँ देखिए बी क्यू के बराबर है, और सी किसके बराबर है? आर के, सी आर के बराबर। तो ऐसे त्रिभुज हमारे कैसे कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। आई होप आप सभी भाई बंधु इस बात से हमारी सहमत हो रहे होंगे। दोस्तों यदि कोई भी त्रिभुज, यदि त्रिभुज समरूप हैं, क्या है? अच्छा ये बताइए, जब ये क्या हमारे समरूप त्रिभुज हो गए, ध्यान समझिए, यदि त्रिभुज हमारे कैसे समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो देखिए सिर्फ एक शर्त हो सकती है, एस शर्त नहीं हो सकती। वो एस शर्त सिर्फ आपकी समरूपता में हो सकती, इसमें समरूपता पड़े ना, सर्वांग समता में हो सकती है, समरूपता में नहीं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? कैसे होंगे दोस्तों बताइए? वह त्रिभुज हमारे कैसे होंगे? समरूप होंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं तो बराबर हो सकती है, लेकिन इनके एंगल क्या हो सकते हैं? हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो एंगल अलग अलग होंगे तो हमारे त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप नहीं होंगे। इसलिए समरूपता के लिए हमारे तीनों एंगल त्रिभुज में, ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो वह त्रिभुज हमारे कैसे होंगे दोस्तों? समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, आई होप इस बात से सहमत होंगे। देखिए समरूप त्रिभुज में एक कंडीशन और होती है, ध्यान समझिए। जो समरूप त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती है। इसको रब करते हैं, इस डिफिनेशन समरूपता को रब कर रहे हैं। एक कंडीशन देखिए, समरूप त्रिभुज में भैया जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज में, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिए, समरूप त्रिभुज में ये बहुत आप इसी पे क्वेश्चन लगेंगे। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं करेस्पॉन्डिंग साइड से संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। देखिए कैसे क्या होती है? समानुपाती होती हैं। ध्यान से देखिए कैसे होंगी। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं कैसी होती? समानुपाती होती। कैसे? जैसे त्रिभुज ए बी है,
ए बी सी की बात करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में बात करते हैं। तो ये त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है। तो संगत भुजाएं कौन सी? ए बी बटे हमारा जो भैया होगा, ए बी बटे हमारा पी क्यू होगा, जो ये बराबर होगा हमारा बी सी बटे क्यू आर के, और बराबर हमारा ए सी बटे, जो ए सी हमारा होगा पी आर के बराबर होगा। ये चीज समझ पाए? संगत भुजाएं क्या? जैसे संगत भुजा ए बी संगत भुजा किसके? पी क्यू के, यानी कि ए पी बटे पी क्यू हो गया, बराबर होगा हमारा बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, और बराबर होगा ए सी बटे कितना? ए सी बटे पी आर। यदि ये किसी भी त्रिभुज में, यदि ये किसी त्रिभुज में ये कंडीशन संतुष्ट होती है, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो वह त्रिभुज हमारा कैसा होगा? समरूप त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो वह भी त्रिभुज हमारा कैसा होगा? समरूप त्रिभुज होगा। आई होप आप सभी भाई बंधु ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये इतनी बात सीख पाए कि समरूपता और सर्वांग समता क्या है, कांग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी क्या है। आई होप आप सभी भाई बंधु जान गए होंगे। सर्वांग समता किसे कहते हैं? एक लाइन में कहना चाहें तो वह आकृति जो एक दूसरे को क्या पूर्णतया ढक लेती है, वह हमारी क्या कहलाएगी? सर्वांग समता कहलाएगी। और इनके क्या क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इनकी आकृतियां भी आपस में क्या होती है? जो आकृति भी होती है आपस में बराबर होती है, तो वह क्या करेंगे? सर्वांग समता कहलाती है। यानी एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्णतया ढक लेती है, तो वह सर्वांग समता होता है। और समरूपता में क्या है? यदि किसी त्रिभुज के क्या हो? तीनों तीनों संगत एंगल आपस में बराबर, यदि किसी दो त्रिभुज हो, उन दो त्रिभुजों में संगत कोण उनके आपस में बराबर होते हैं, तो वो हमारे कैसे कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। या इस कंडीशन जो हमने अभी लिखा है, यदि उनके भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, संगत भुजाओं का जब ये निकालते हैं क्या, ये संगत भुजाएं निकालती, वो आपस में बराबर आती हैं, तो वो भी हमारे त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो आई होप आप दोनों चीजें समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं फटाफट। इसको रख करें। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां से आई होप आप इतना सीख चुके होंगे। ध्यान से देखिए, कुछ आकृतियां दे रखी हैं आपको, उसमें छांटना है कि कौन सी आकृतियां हमारी सर्वांग सम है। कुछ आकृतियों के क्रमांक दिए गए हैं। क्वेश्चन एक कहता है कुछ आकृतियों के क्रमांक, कुछ आकृतियों के क्रमांक दिए गए हैं। आगे भैया आपसे कहता है सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक छांटकर एक साथ लिखिए। सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक छांटकर एक साथ लिखिए। ध्यान से देखिए, सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक छांटकर एक साथ लिखिए। कैसे? पहली आकृति देख रखी, देखिए ध्यान से, ये पहली आकृति हमारी। दूसरी आकृति देखिए कैसे दे रखी है हमारी, ये दूसरी आकृति दे रखी है हमारी, ये दूसरी आकृति है। तीसरी आकृति दोस्तों हमको दे रखी है, ये थोड़ा एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं, ये वर्गाकार आकृति दे रखी है। हाँ अब बन गया। तीसरी आकृति हमारी है, ये आयत दे रखा है। और चौथी आकृति दोस्तों आपको त्रिभुज है। ठीक है, पांचवी आकृति आपको संपूर्ण त्रिभुज बना है। छठी आकृति आपको दोस्तों दे रखी है, फिर एक वर्ग बना है।
एंड 5 6 हो गए। 7वीं आकृति दोस्तों आपको दे रखी है, एक आयत फिर से बना है, ये 7वीं आकृति हो गई। 8वीं आकृति दे रखी है, एक त्रिभुज है, बिल्कुल सेम, इस चौथे के समान नहीं बनेगा, एक त्रिभुज हो गई 8वीं आकृति में। 9वीं आकृति में आपको दे रखा है, एक फिर इसके आकार का दे रखा है, ये 9वीं आकृति हो गई। 10वीं आकृति में दोस्तों आपका फिर समकोण त्रिभुज है, सेम इसी के आकार का बनेगा। थोड़ा 19-20 हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक भैया। एंड 11वीं जो आकृति आपकी है, फिर से एक गोला बना है, सेम इसी आकार का। एंड जो 12वीं आकृति आपको दे रखी है, फिर से एक गोला ही बना, ये 12 आकृति, ये आपको 12 आकृतियां दे रखी हैं। ध्यान से समझिए भैया, कुछ करना नहीं है। एक चीज ध्यान से देखिएगा भैया, भले आपको ये गोला छोटे बड़े दिख रहे हैं, आपको यहाँ गोला कैसे छोटे बड़े दिख रहे हैं, ये सभी गोला जो आपके हैं भैया एक साइज के हैं, बराबर बने। ये सभी गोला जो हैं आपके बुक में जहाँ से हम प्रश्न लिए हैं वहाँ से सभी एक साइज के बने हैं। तो यदि हो सकता है आपको छोटे बड़े दिख रहे हैं तो आप उस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी गोलों के जो साइज हैं वो बराबर है, सभी गोलों के क्या है साइज बराबर। वैसे तो आपको ऐसी आकृतियां बनी होंगी, और आपको अभी हमने बताया क्या छाटना है, सर्वांग सम, यानी कांग्रेंट है कि नहीं है ये छाटना है। कौन कौन सी आकृतियां कांग्रेंट हैं, सर्वांग सम है। ध्यान से समझिए, आपको जब आप पेपर में लेंगे तो उनको आकृतियां आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगी, हमसे थोड़ा 19-20 इधर उधर हो सकता है। तो आपके देखिए जितने भी गोले हैं, जैसे गोला नंबर 1, गोला नंबर 9, गोला नंबर 11, गोला नंबर 12, आपकी बुक में जहां से हमने प्रश्न दिया सब में क्या आपस में बराबर बने। यानी कि यदि हम 1 को उठा के 9 पे रखें तब भी इसको पूर्णता ढक लेगा, 9 को उठा के 11 पे रखें ये भी पूर्णता ढक लेगा, और 11 को उठा के 12 पे रखें ये भी पूर्णता ढक। यानी कि यदि 1 9 11 1, ध्यान समझिए, कौन सा कहा था, सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक लिखिए। तो सर्वांग सम एक देख लीजिए, सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक, ध्यान से देखिए, सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक। पहला देखिए फर्स्ट ए पार्ट देखते कौन सा है, ध्यान से देखिए। अब देखिए हमने कहा था यदि एक, जैसे थोड़ा समझते रहिए, थोड़ा 19-20 होंगे तो आप घबराइएगा नहीं कि सर ये छोटे बड़े लग रहे हैं। 1 नंबर 9 नंबर और 11 नंबर और 12 नंबर, देखिए सारे कैसे हमारे एक क्या, ये सारे देखिए गोल आकृति बनी हुई है। कैसी बनी है, गोल आकृति। मान लेते हैं यदि एक मान लेते हैं कि हमारा सर्कल है, वृत्त है एक, तो यदि ये 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है तो इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3-3 सेंटीमीटर के गोला खींचे गए। और जो गोला 3-3 सेंटीमीटर के होंगे फिर उनमें से किसी को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, वो पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेंगे, तो वो हमारे त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, तो वो हमारे गोला कैसे, वो आकृति कैसे कहलाएगी, सर्वांग सम। यानी कि ये हो गया। बी पे देखिए, और इसके बाद 2 नंबर पे कौन सा है, बी पे क्या हमारा वर्ग बना है। तो देखिए वर्ग 2, ये वर्ग हमारा 2 है, ये किसके साथ बराबर होगा, एक वर्ग यहाँ बना है, एक वर्ग 6 बना। भले 19-20 लग रहा हो, मान लेते हैं यदि इस वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग की भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी। और आपको पता है सभी भुजाएं, यदि वर्ग है तो उसकी सभी वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। तो हमने पहले भी क्लास में बताया। तो यदि ये 4 सेंटीमीटर की सारी भुजाएं होंगी, इसकी भी सारी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की होंगी, तो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे कि नहीं ढक लेंगे। सबसे आसान तरीका, पूर्णतः ढक लेंगे दूसरे को, सर्वांग समरूप हो, कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है भैया, चलिए अगले की बात करते हैं। तो हो गया कि उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए सी कंडीशन, सी में देखिए तीसरे नंबर आयत बना, तो तीसरा नंबर ये हो गया आपस में, और कहीं पे आयत बना है, देखिए ये देखिए 7 नंबर पे आयत बना, तो 7 नंबर पे आयत बना था तो ये आपस में बराबर हो गए। फिर उसके बाद देखिए त्रिभुज बना है ये वाला, तो बी की बात कर लेते, इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए भैया डी नंबर पे, यानी कि 4 नंबर त्रिभुज हमारा ये वाला, और कौन सा, ये त्रिभुज 4 नंबर वाला, और त्रिभुज कौन सा 8 नंबर वाला, ये आपस में बराबर होंगे। क्या है हमारे त्रिभुज हैं। और ए बी सी डी और ई पे देखिए कौन सी आकृति हमारी
आपसे कहा है कुछ आकृतियों के क्रमांक दिए गए, सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक छांटकर एक साथ लिखिए। सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक छांटकर एक साथ लिखने हैं। तो ई पे देखिए, ई हमारा जैसे ई क्या हमारा ई कहाँ पे ई पे देखिए ये हो गया, देखिए ये हमारा हो गया, ये देखिए हम टिक कर रहे हैं, एक ये गोले के अंदर टिक कर रहे हैं नीला नीला, ये वाला देखिए ये और ये सर्वांग सम को गोले के अंदर टिक कर दिया, और कौन सा लाल से टिक कर रहे हैं, ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग सर्वांग सम हो गया। और देखिए आयत हो चुका हमारा तीसरे नंबर पे, ये वाला आयत इसके बराबर हो गया, ठीक है। और अब त्रिभुज 4 नंबर वाला त्रिभुज थोड़ा डिजाइन बना देते हैं, तिरछा कर देते हैं, ये वाला त्रिभुज ये डिजाइन बना रहे हैं जिससे आपको पहचान जाओ, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और देखिए और समकोण त्रिभुज बचा रखे ना, ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज थोड़ा इसमें बना देते हैं, कौन सा कोई सी भी डिजाइन बना देते हैं, मान लेते ये, और ये इसके बराबर होगा, यानी कि यदि इसका ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, या मान लेते हैं, ध्यान समझिए, ये कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कर्ण 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर लंब तो इसमें भी 3 सेंटीमीटर होगा, यदि ये हमारा 4 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपस में कैसे होंगे हमारे सर्वांग सम होंगे, यानी कि 5 नंबर आकृति और कितनी 10 नंबर आकृति आपस में बराबर, सब में टिक हो गया, सब में सब कुछ हो गया, यानी कि ये हमारे जोड़ा बने जाके। आपसे कहा सर्वांग सम आकृतियों के क्रमांक छांटकर एक साथ लिखिए, तो हमने छांटकर उनके लिख लीजिए। पहला कौन सा यदि लिखना चाहते हैं, पहले कैसे था, वृत्त बना था, जो हमने कहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त मान लेते हैं, तो वृत्त था। 2-6 पे कौन सा हमारा वर्ग है, या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वर्ग आकृति है। एंड तीसरे पे कौन सा आयत आकृति है, चौथे पे कौन सी त्रिभुज है, और 5वें पे कैसा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आई होप आप सभी भाई बंधु इस प्रश्न को समझ गए होंगे और सीखने का पूरा दोस्तों आपने प्रयास किया होगा। फिर भी यदि कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप अपने भाई से निसंकोच कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज चैप्टर में हमने जो 12 नंबर था कौन सा था, सर्वांग समता तथा समरूपता। इस चैप्टर में हमने क्या आपको विधिवत से कि सर्वांग समता क्या होती है और समरूपता क्या होती है, हमने विधिवत से इस पे चर्चा कर लिया। और एक प्रश्न हमने समरूपता, जो एक प्रश्न किस पे करा, सर्वांग समता पे करवा दिया, सर्वांग समता पर करा दिया, ठीक है। सर्वांग सम आकृतियां आपको छाटनी थी, उनके क्रमांक लेते हमने करवा दिए, ठीक है। इससे संबंधित कल की क्लास में आपको हम समरूपता से संबंधित प्रश्न कराएंगे। क्या कल की क्लास में आपको हम समरूपता से संबंधित प्रश्न, इस चैप्टर से समरूपता से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में खूब आते हैं, इसलिए कल की क्लास में आपको हम समरूपता से संबंधित क्वेश्चन जरूर कराएंगे दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान समझिए दोस्तों, आप सभी भाई बंद, क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला, चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है, 12 चल रहा है। इसके बाद कितने चैप्टर बचे हैं, मात्र एक चैप्टर बचा है 13 नंबर, एक चैप्टर 13 नंबर बचा है। उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद यदि सभी भाई बंधु आप लोगों की इच्छा हो तो हम आप सभी भाई बंधुओं के लिए प्रैक्टिस सेट करवा सकते हैं आप लोगों को, जिससे आपकी मेहनत जो आपने अभी तक किया, जितना आपने सीखा, उस सब सीखे हुए भाग को अपने दिमाग में रखकर जो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो वो उस प्रैक्टिस सेट में आप उनका यूज करिएगा, उन तरीकों का। कहने का मतलब दोस्तों हमारा ये है, यदि आप सभी भाई बंधु प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट लिख के भेजिए, जिससे हमको भी पता चले कि हमारे कितने भाई बंधु प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, कितने भाई बंधु इच्छुक हैं कि हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं। वैसे सिलेबस तो आपका कंप्लीट होने वाला है, आप प्रैक्टिस सेट यदि आपकी इच्छा है तो हम प्रैक्टिस सेट पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे, उसके बाद आपको मॉडल पेपर करवा देंगे। इसलिए आज यदि आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रैक्टिस सेट लिख के जरूर दोस्तों भेजिए, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट रह गया हो इस चैप्टर में तो दोस्तों आप कमेंट करके अपने भाई से निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ईमानदारी से देने का प्रयास करूंगा। मैं थोड़ा सा समय लग सकता है भले, लेकिन हर क्वेश्चन का उत्तर मैं पूरा देने का दोस्तों प्रयास करूंगा, ठीक है। कभी भी मतलब किसी भी चैप्टर में अभी तक फर्स्ट से लगाकर हमने कितना 11 चैप्टर कंप्लीट कर देगा। चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 11 तक हमने विधिवत से आपको पढ़ाया, 12 नंबर का एक लेक्चर नंबर आज हो गया। फिर भी आपको यहां तक किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो दोस्तों आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे तो हम हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और कमेंट करके पूछेंगे आप तभी जब घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। और बार बार आपसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो भाई बंधु आपके पीछे पेपर देख के आए हैं उनसे एक बार आप जाके पूछ लीजिए, भले वो मैथ ग्रुप के हों या किसके हों, बायोलॉजी ग्रुप के हों या किसी भी ग्रुप के हैं, पेपर में बैक लग सकता है और लगा भी है। हम आपको डरा नहीं रहे, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जो मैथ वाले ग्रुप के वो सोचे सर इतना आसान सब कुछ आपने पढ़ा है, इस तो सबको पहले से आता है, हमने 9th हाई स्कूल में 6, 7, 8 में खूब पढ़ा है सारी चीज़ें, लेकिन लासा मासा खूब हमने सीखा है सर,
मास खूब हमने लगाया है। तो ये सारी बातें आप सोचते होंगे, लेकिन बात क्या हमने कहा था, मैथ जो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? प्रैक्टिस। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से आप प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि घंटा कितना मिलता है आपका पेपर 25 नंबर का होता है, मात्र 1 घंटा मिलता है, समय 1 घंटे का होता है और उसमें पेपर आपको सॉल्व करना होता है। तो 1 घंटे के अंदर हमको समय भी बचाना है कि 1 घंटे के अंदर हमारा पेपर हो जाए। आपको आता तो होगा, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन आपको आता है, थोड़ा सोचेंगे, अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब इस स्टेप के बाद थोड़ा सोचना पड़ेगा। और जब आप घर से ऑलरेडी से प्रैक्टिस करके गए तो आपको सोचना नहीं पड़ता, वहां पर ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, फटाफट आप उसको लगा लेंगे और पूरे में पूरे नंबर आपको लेके आ जाएंगे। यदि आप सभी भाई बंधु पूरे में पूरे नंबर चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर से क्या हो, अच्छे नंबर हमारी मार्कशीट पे चमके, हमारी मार्कशीट की शोभा बढ़ाएं, तो आप लगातार ईमानदार होके, ईमानदारी से आप मेहनत जरूर करिए। और जितना हमने आपको पढ़ाया है सभी नोट्स आप बरकरार रखिए, क्योंकि नोट्स ही आपके काम आएंगे एग्जाम के समय। क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि एग्जाम के समय सभी वीडियो देख लेंगे तो क्या असंभव है, क्योंकि एक दिन में आपके 2 या 3 पेपर होते हैं, तो कितना आप वीडियो देखेंगे कि आपको क्या करेंगे। और यदि आपके पास नोट्स बने होंगे, ये एक चैप्टर नंबर 1 से लगा चैप्टर नंबर 13 तक, तो आप फटाफट जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फटाक से उसमें से देख लेंगे। इसलिए नोट्स बहुत जरूरी बनाना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी करना है। जितनी अधिक आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक आप सफल होंगे, और सफल होने के लिए आपको क्या लगातार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप समाज के एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक ही पूरे समाज को बदल सकता है। इसलिए आप शिक्षक हैं तो ईमानदारी के साथ सभी कार्य को अपने करने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि आप समाज के भावी शिक्षक बनेंगे। और जब आप शिक्षक बनेंगे और यदि आप क्या शिक्षक बनके अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या करना है, शिक्षित करना है, उन्हीं से समाज आगे चल के क्या विकास होगा समाज पर। तो आपके पे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा क्या है, भार है। उस भार को आप बड़ी ही सरलता से निभा सकते हैं। कब? जब आप ईमानदारी के साथ अभी अपने पेपर देंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसलिए आप में 25 में 25 तो आने ही चाहिए। फिर भी यदि कहीं 19-20 डाउट रह जाता है तो आप पूछते रहिए, आप पूरा प्रयास करिए, आप 25 में 25 की तैयारी करिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। और यदि आप 25 की 25 तैयारी करेंगे तो निसंकोच 25 में 25 200 आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। इसलिए आप सभी भाई बंधु 25 की 25 में तैयारी करिए और आप पूरा प्रयास करेंगे। जो भी आप कहेंगे, जैसी भी हमसे आप सहायता चाहते हैं, हम हर तरीके से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये बात आपको हम बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक दोस्तों, ठीक, कहीं पे कोई डाउट, कहीं समस्या तो निसंकोच अपने भाई से पूछते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।